Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the macroeconomics chapter 3, and today's topic is concept of national income. Well, let's go on the topic. It's your third chapter. The chapter's name is National Income and Related Aggregates. Okay, and in this chapter we have to learn about some contents. The first content is concept of national income. Second, domestic and national concept of income. Third, gross and net concept of domestic product. Fourth, domestic product at market price and at a factor cost. And fifth, aggregates related to the national income. Sixth, nominal and real GDP. और सेवेंथ लास्ट GDP एंड वेलफेयर. तो टोटल 7 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में. ओके, जो कि आप लोगों को पढ़ने हैं. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. यानी जो नेशनल इनकम होता है वो सम होता है फैक्टर इनकम्स का. और फैक्टर इनकम्स के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 में, ठीक है, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में मैंने बताया था. फैक्टर इनकम्स क्या होता है, यानी फैक्ट्री और या फिर फर्म्स वगैरह जो भी सर्विसेज यूज़ करती हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में, हाउस होल्ड सेक्टर्स का, तो उसके बदले उनको कुछ रिम्यूनरेशन वगैरह पे करती हैं, रेंट वगैरह पे करती हैं, ठीक है. तो वही जो पेमेंट होता है वही फैक्टर इनकम्स कहलाता है. आगे देखो क्या कह रहा है. दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कन्वेज 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. यानी जो नेशनल इनकम का डेफिनेशन है ये 2 तरीक़ों से दिया जाता है, 2 पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे बताया गया है. देखो पहला पॉइंट क्या है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली. यानी पहला जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम्स ओनली, जिसमें केवल फैक्टर इनकम से काउंट किया जाता है, ठीक है, इंक्लूड होता है. दूसरा है नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री. यानी दूसरे वाले कंडीशन में जो नेशनल इनकम होता है उसमें इंक्लूड होता है केवल वैसे पर्सन्स का इनकम जो कि इंडियन रेजिडेंस हैं, यानी इंडिया के रहने वाले पर्सन्स हैं, जिनका इनकम इसमें काउंट होता है. तो लेट अस गो डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम्स एंड नॉर्मल रेजिडेंस. डीपली तुमको आगे दिया है फैक्टर इनकम्स के बारे में और नॉर्मल रेजिडेंस के बारे में. तो चलो देखते हैं. सबसे पहले फैक्टर इनकम्स. क्या क्या होता है फैक्टर इनकम्स में. वैसे तो पिछले चैप्टर में मैंने बता ही दिया है, फिर से यहाँ पे भी दिया है, देख लो फैक्टर इनकम्स में क्या क्या है. फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यानी फर्म्स टू द हाउस होल्ड ऑनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर द यूज़ ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज. यानी जो फैक्टर इनकम्स होता है वो एक तरह से पेमेंट होता है जो कि प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा, यानी फर्म्स वगैरह, फैक्ट्री वगैरह के द्वारा दिया जाता है. किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को. यानी हाउस होल्ड सेक्टर ही जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. तो उसी के थ्रू अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई भी है जो जिसका यूज़ करेगा तो पेमेंट तो देगा ही. तो यहाँ पे पेमेंट जो दिया जाता है वही फैक्टर इनकम कहलाता है, ठीक है, उसके यूज़ के बदले. आगे कह रहा है फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर. फैक्टर इनकम्स जो है आगे क्लासिफाई किया गया है. देखो पहला पॉइंट कैसे क्लासिफाई किया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. यानी जो एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में, उनको जो कंपनसेशन दिया जाता है रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज अ एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स. यानी जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में, तो कहाँ से आते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर से ही आते हैं, ठीक है. तो हाउस होल्ड सेक्टर से आते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपनसेशन मिलेगा ही. फैक्ट्री यूनिट्स जो है वो उनको पेमेंट करेगी, सैलरी देगी, उनका रेम्यूनरेशन वगैरह जो भी हो. आगे देखो, इसके बाद है तुम्हारा सेकंड नंबर पॉइंट क्लासिफिकेशन का, रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ देयर लैंड. यानी अगर कोई लैंड रेंट पे या फिर क्या बोलते हैं लीज पे दिया गया है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किसी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, तो उसके बदले प्रोड्यूसिंग यूनिट्स उनको क्या करेगी, फिर उनका रेंट जो है वो पे करेगी, ठीक है. तो ये भी फैक्टर इनकम्स का एक हिस्सा है. थर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ देयर
कैपिटल बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले हैं अगर वो कोई कैपिटल वगैरह दिए हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट को यूज़ करने के लिए, तो उसके बदले भी उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। प्रोड्यूसिंग यूनिट उनको इंटरेस्ट पे करेगी। देखो इसका चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रॉफिट रिसीव बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज़ ऑफ इंटरप्रेन्योर स्किल्स बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, यानी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता है किसको, जो भी इंटरप्रेन्योर वहाँ काम करने वाले होते हैं। अब इंटरप्रेन्योर कहाँ से आते हैं, तो वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से ही आते हैं, ठीक है। तो कोई भी जब टाइम देगा अपना, तो जाहिर सी बात है उसके बदले रेम्यूनरेशन उसको चाहिए ही, तो उसके बदले उनको सैलरी वगैरह प्रॉफिट वगैरह सब पे किया जाता है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा। ओके, तो ये देखो आगे क्या कह रहा है, इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली दिस फैक्टर इनकम्स, यानी नेशनल इनकम निकालने के लिए केवल इन्हीं चारों को इंक्लूड किया जाता है। कौन से चारों को, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ठीक है। तो चाहे इसको फैक्टर इनकम्स बोलो या फैक्टर पेमेंट्स, क्योंकि जिसको मिलेगा उसके लिए तो इनकम कहलाएगा और जो देगा वो पेमेंट बोलेगा उसको, ठीक है। इसलिए दोनों का यहाँ पे नेम दिया है, फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स, दोनों है एक ही चीज़, नेम केवल अलग अलग है रिसीवर और गिवर के लिए। आगे देखो क्या कह रहा है, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम से होता है वो डिफर होता है, भिन्न होता है, अलग होता है ट्रांसफ़र इनकम से, ठीक है। तो फैक्टर इनकम्स तो बता दिया मैंने क्या होता है, अब ट्रांसफ़र इनकम समझ लो। ट्रांसफ़र इनकम वैसा इनकम है जो कि बिना मेहनत के मिलता है, जैसे गिफ्टेड मनी। सपोज दैट तुम लोग कहीं जाते हो लोग अपने रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ, मैं छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ से जब आते हो लोग तो क्या होता है, वो लोग आशीर्वाद के तौर पे कुछ पैसे तुम लोग गिफ्ट देते हैं ना, या फिर बच्चों को दिया जाता है, या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह ही होता है तो उसमें जो पेरेंट्स रहते हैं वो भी कोई बच्चा आता है तो उसको कुछ ना कुछ टॉफ़ी वगैरह खाने के लिए गिफ्ट के रूप में पैसे देते हैं। तो वही होता है एक तरह से ट्रांसफ़र मनी, गिफ्टेड मनी, ठीक है। तो वो बिजनेस में भी होता है, चैरिटी वगैरह के तौर पे, डोनेशन के तौर पे, या फिर किसी को ऐसे मिल गया जो लॉस में चल रहा हो, ठीक है। जैसे अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपील किए थे देशवासियों से कि जो जितना चाहे अपनी मर्जी से हेल्प कर सकता है। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो सभी ने आगे हाथ अपना बढ़ाया और हेल्प किया, डोनेट किया, आम पब्लिक भी डोनेट की, ठीक है। तो यही जो पैसा होता है यही ट्रांसफ़र इनकम कहलाता है, ठीक है। तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है फैक्टर इनकम्स के साथ नेशनल इनकम निकालने में। क्लियर, यहाँ टेक्स्ट में तुम्हारे लिखा भी है, देख लो। इट मे बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसफ़र इनकम्स, यानी जो फैक्टर इनकम्स होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है ट्रांसफ़र इनकम से। ट्रांसफ़र इनकम्स आर दोज इनकम्स विच आर रिसीव अ पर्सन एज अ हेल्प, यानी ट्रांसफ़र इनकम वैसा इनकम होता है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा रिसीव किया जाता है एज अ हेल्प के तौर पे, ठीक है, डोनेशन के तौर पे या चैरिटी के तौर पे। etc, whereas factor incomes are those incomes which are received by the factors of production by rendering their factor services, यानी इसके विपरीत जो फैक्टर इनकम होता है वो क्या होता है अभी मैंने बताया है, यानी जिसको यूज़ के बदले में उसको पैसा मिलता है, ठीक है, वो फैक्टर इनकम कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया भी है, फैक्टर सर्विसेज अब यूज़ करते हैं फर्म्स वाले तो उसके बदले में उनको क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं, तो वही फैक्टर इनकम्स कहलाता है। इन द अदर वर्ड्स, वाइल फैक्टर इनकम्स इज़ अर्न इनकम, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जो फैक्टर इनकम्स होता है वो अर्न इनकम होता है, कमाई हुई संपत्ति होती है, एक तरह से कमाया हुआ पैसा होता है, ठीक है, कमाया हुआ आय। और जो ट्रांसफ़र इनकम होता है वो अनअर्न इनकम होता है। अनअर्न यानी गिफ्टेड मनी, जो जिसके लिए हम मेहनत नहीं किए हैं, ठीक है। सिंस ट्रांसफ़र इनकम्स आर नॉट अर्न एज रिवार्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, यानी जो ट्रांसफ़र इनकम्स होता है वो रिवार्ड के तौर पे नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज के लिए नहीं मिलता है, यानी फैक्टर सर्विसेज यूज़ उसके लिए फैक्टर सर्विसेज यूज़ नहीं किया जाता है, नहीं उसका कंपनसेशन वो होता है। वैसे ही गिफ्टेड मनी होता है जिसको ज़रूरत होती है किसी से, वो हेल्प के लिए हेल्प के तौर पे ले लेता है, मांगता है, ठीक है। दीज आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये तो मैंने शुरू में ही बताया था, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्लियर, यहाँ पे फोकस जोन में तुम्हारा नेशनल इनकम का डेफिनेशन दिया है, देख लेना। ये आगे देखो दूसरा इसका पॉइंट, नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है, हु आर
नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। कौन से लोग हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे किसी भी कंट्री के लिए, या किसी भी कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है? और नॉर्मल रेजिडेंट्स इज अ सेड टू बी वन, यानी नॉर्मल रेजिडेंट्स उन्हीं को कहा जा सकता है जो हु ordinarily resides a country in the country concerned and whose center of economic interest lies in that country। यानी जो लोग उस कंट्री में रहते हैं, किसी भी, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी लोग रहते हैं वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। और दूसरा पॉइंट है हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, यानी जिनका इनकम का जो सेंटर होता है, ठीक है, वो यहीं पे अवेलेबल हो, इंडिया में ही। तो ये दोनों नॉर्मल रेजिडेंसी कहलाएंगे। हियर देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया ऑब्जर्वेशन के तौर पे, ठीक है। क्या कह रहा है? फर्स्ट है, अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज टेकन एज अ ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन दैट कंट्री। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में 1 साल के लिए रहता है या उससे ज़्यादा के लिए रहता है तो आमतौर पे उसको वहाँ का साधारणतः निवासी बोल सकते हैं हम, ठीक है। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी सिटीज़न ऑफ दैट कंट्री, यानी वो पर्सन जो है उस कंट्री का मतलब सिटीज़न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंडीशन है, ठीक है। दूसरा है, अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। यानी एक वैसा व्यक्ति जो अपना सारा इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है एक ही कंट्री में, मतलब उसका सारा इंटरेस्ट एक ही कंट्री में होता है, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो करता हो, जैसे प्रोडक्शन, कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, वो सब एक ही उसी कंट्री में कर रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए ये बोल रहा है। आगे देखो क्या कर रहा है, चेक द फोकस जोन फॉर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। यानी आगे फोकस जोन में दिया है दोनों के बीच का डिफरेंस, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल के बीच का। यहाँ पे फोकस जोन है, देखो नॉर्मल रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस का कुछ एग्जांपल दिया है। तो क्या क्या है? पहला कह रहा है, इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। यानी जो नॉर्मल रेजिडेंस है इंडिया के, यहाँ के रहने वाले हैं, वो अगर वहाँ फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो सकते हैं इंडियन रेजिडेंस। इसका अपोजिट यहाँ पे दिया, नॉन रेजिडेंस में कौन हो सकता है? फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा एंड जापान। यानी जो फॉरेनर्स हैं, वहाँ के विदेशी लोग जो हैं, वो अगर इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं कनाडा और जापान में, तो वो नॉन रेजिडेंट्स कहलाएंगे ऑफ इंडिया। दूसरा है, इंडियन एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। और इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि इंडिया में है, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। और फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, यानी जो WHO का ऑफिस है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, उसमें अगर फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंशियल कहलाएंगे, यहाँ के नहीं कहलाएंगे वो। थर्ड पॉइंट है, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। ये जो लोकल पीपल्स लोग हैं काम करने वाले, कहाँ पे? IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया में, ठीक है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। और जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया। यानी जो जर्मन वर्कर्स होंगे, ठीक है, जर्मनी वगैरह के रहने वाले, तो वो अगर डायरेक्टर के रूप में इंडियन यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि इंडिया में लोकेटेड है, उसमें अगर डायरेक्टर के रूप में वो पोस्टेड हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे इंडिया के। फोर्थ है, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी इंडिया के लिए एम्बेसडर वर्ल्ड की तरफ से, ये नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। और एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के एम्बेसडर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है, द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। यानी जो फॉरेन सिटीजन्स हैं, विदेशी नागरिक हैं, जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय के लिए रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, अदर दैन दोज फॉर स्टडीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी जो पढ़ने के लिए आए हैं उनको छोड़ करके, और जो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं उनको छोड़ करके, जो यहाँ रह रहे हैं, अपना लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं यहीं पे, ठीक है, काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस दैन 1 ईयर, जो कि जो भी लोग फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है,
विदेशी लोग जो यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं 1 साल से कम समय के लिए, मान लो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, इतने दिनों के लिए, तो वो लोग भी नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कहलाएंगे। क्लियर? आगे यहाँ पे तुम्हारा डिफिनेशन भी दिया है, देख लो यहाँ पे। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी नेशनल इनकम में केवल नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री को ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, आउटसाइड वालों को नहीं, नॉन रेजिडेंशियल को नहीं इंक्लूड किया जाता है। इट डज़ नॉट इंक्लूड द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, यानी जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं उनका इनकम इसमें ऐड नहीं होता है। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग नहीं रहने वाले हैं, तो यहाँ पे टोटल अभी मैंने बताया, कंपेयर कर लेना। इवन व्हेन दे हैपन टू बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो हमारे देश के ही नागरिक क्यों ना हो, ठीक है, ये कंडीशन है एक। तो यही था नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।